नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत चुनावों के अनोखे परिणामों के साथ चुनावी तस्वीर के उस दूसरे पहलू की भी, जिसने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को एक बड़ा संदेश कम से कम उत्तराखंड में तो दे ही दिया है। इस चुनाव में न केवल प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकार दिया है, बल्कि प्रदेश के युवाओं के जरिए बदलते उत्तराखंड की नींव भी रखने का काम किया है। यकीन मानिए, असली ऑपरेशन काल ने भी, माफ कीजिएगा, चुनाव नेमी का पूरा विश्लेषण आपको यहीं मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और उसकी नाकामी को कैसे कामयाबी के काले बैनर तले लपेटा जा रहा है, ये जानने का अधिकार तो आपको है ही। तो जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी अस्पताल के भरोसे ही जीवन जीते हैं, वो भी इस वीडियो को बड़ी तल्लीनता से पूरा देखें और सच की अनुभूति लें। एक बात और कि जब प्रदेश के मुखिया को खुद मोर्चा संभालना पड़ जाए और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के लिए कुमाऊं कमिश्नर को सीधा और सख्त आदेश देना पड़ जाए, तो जरा सोचिए धामी सरकार के अंतरी संतरी मंत्री किस झोल जाल का लबादा ओढ़े बैठे हैं। लिहाजा धीरे नहीं, अभी और तेज गति से इस शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। और अंत में खनन के मुद्दे पर हरिद्वार से सदन तक अपनी आवाज बुलंद करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुरों में हाईकोर्ट ने अपने सुर मिला दिए हैं और यह साबित कर दिया है कि खनन का काला कारोबार खूब जोरों शोरों पर है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई दिनों तक चले पंचायत के संग्राम के बाद आखिरकार चुनाव नतीजे घोषित हो गए। चुनाव नतीजों से कई चेहरों पर मुस्कान तो कई चेहरों पर उदासी छाई है। यूं तो लोकतंत्र के इस पर्व में हार जीत होना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा को इन चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है। कम से कम आंकड़े तो यही गवाही दे रहे हैं। खैर, विस्तार से तथ्यों सहित ठीक से समझते हैं, पर पहले कुछ रोचक पहलुओं पर नजर डाल लेते हैं। देहरादून के एक वार्ड से एक परिवार की देवरानी और जेठानी प्रधान और बीडीसी के पद पर निर्वाचित हुई। दोनों पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और जीत दर्ज की। यह अपने आप में अनोखा उदाहरण है। साथ ही चमोली जिले के मंडल घाटी से दशौली के बड़द्वारा के 23 साल के नितिन और उनके प्रतिद्वंदी रविंद्र को बराबर वोट मिले, जिसके बाद टॉस से निर्णय हुआ। क्विरिजिमिया ग्राम पंचायत के विकास खंड में सबसे कम उम्र की 22 वर्षीय युवती ईशा ग्राम प्रधान चुनी गई। उनकी शैक्षिक योग्यता BA BEd है। ये मुंसियारी का दूरस्थ गांव है। धौलादेवी ब्लॉक की काफली ग्राम पंचायत ने भी इस बार अनोखा संदेश दिया है। यहाँ की पंचायत में अब एक ही घर से 2 जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, पति प्रधान पत्नी BDC। कुछ इसी तरह से अल्मोड़ा के महतो गांव को 22 साल का युवा प्रधान मिला। उन्होंने चौकुटिया ब्लॉक के सबसे युवा प्रधान बनने का गौरव हासिल किया। चमोली जिले के धारकोट जो गैरसैंण के पास है, वहां की महज 21 साल की प्रियंका नेगी भी प्रधान पद पर विजयी हुई हैं, जबकि पौड़ी जिले के पावो के कुई गांव की 22 वर्षीय साक्षी प्रधान चुनी गई। साक्षी देहरादून से बीटेक करके अपने गांव लौटी हैं, जबकि चमोली दशौली विकास खंड में सल्ला रैतौली सीट ग्राम प्रधान पर देवरानी जेठानी से हार गई। ऐसे कुछ अनोखे उदाहरण भी इस चुनाव में देखने को मिले हैं। कुल मिलाकर देखें तो इन पंचायत चुनावों ने एक संदेश साफ दिया है कि अब युवाओं का समय है। इस कारण बड़ी संख्या में युवा चुनाव जीतकर आए हैं, जबकि कई निर्विरोध चुने गए हैं। जिस तरह से जनता ने कई जगह पर युवा चेहरों को मौका दिया और पुराने चेहरों को दरकिनार किया, वो बताता है कि अब युवाओं का समय है और राजनीति में भी उनकी धमक शुरू हो चुकी है, जो निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए एक अच्छा संकेत तो है ही। एक असल जीत इस चुनाव में सीता देवी की भी मानी जाएगी। टिहरी गढ़वाल की भुतसी जिला पंचायत सीट पर सीता देवी ने 112 वोट से जीत दर्ज कर चुनाव आयोग के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो इनका नामांकन ही रद्द कर दिया था। सीता देवी ने इसके लिए नैनीताल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर चुनाव आयोग ने उनका नामांकन मान्य किया। सिर्फ 4 दिन की चुनावी बिसात में उन्होंने भाजपा को करारी शिकस्त देकर जीत हासिल की है। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। लिहाजा पार्टियों की स्थिति की तरफ भी नजरें इनायत करना जरूरी है। भाजपा और कांग्रेस इस चुनाव में जीत का दावा पहले से कर रहे थे, लेकिन जो चुनाव नतीजे आए हैं उससे भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। पंचायत चुनावों में पार्टी की स्थिति का पता इस बात से लगाया जाता है कि जिला पंचायत की कितनी सीट किस पार्टी को मिली। पंचायत चुनाव में कई राजनीतिक दिग्गजों की साख दांव पर थी। इसमें भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री, विधायक और दायित्वधारी भी इस चुनाव में अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो सके।
किसी विधायक का भाई हार गया तो किसी का बेटा, किसी मंत्री रहे नेता की पत्नी हार गई तो किसी भाजपाई धुरंधर की बहू। कुछ भाजपाई नेता तो ऐसे रहे जिनके बड़े गुब्बारे की पूरी हवा ही निकलकर फिजाओं में तैरने लगी। बावजूद इसके उत्तराखंड भाजपा कार्यालय में नेताओं का नृत्य प्रदर्शन जारी है। भाजपाई कमांडर पंचायत में अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। मतलब उनकी बड़ी जीत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि भाजपा 358 पंचायत की सीटों में से 320 पर चुनाव लड़ी और न जाने कैसे केवल 114 सीट जीतकर भी 70% की आंधी बताने में मशगूल हो गई। यानी आंकड़े कुछ और कहानी सुना रहे हैं और जुबान कुछ और। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहा, सवाल ये है कि भाजपाई दिग्गजों के परिजन पराजित हुए हैं, वो भी बुरी तरह से। चमोली में पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी हार गईं। चमोली से भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल बर्तवाल जीतना तो दूर चौथे स्थान पर खिसक गए। लैंसडाउन से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत जहरी खाल से चुनाव हार गईं। सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना का बेटा करण धाराशायी हो गया। नैनीताल भाजपा विधायक सरिता आर्य के बेटे रोहित आर्य को करारी शिकस्त मिली। नैनीताल की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष व भाजपा प्रत्याशी बेला तोलिया भी अपना चुनाव हार गईं। पुरौला से पूर्व विधायक मालचंद की पुत्री भी चुनाव हार गईं। घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह का दामाद भी चुनाव हार गया। चंपावत से पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की पुत्री भी चुनाव हार गईं। ऐसे ही कई भाजपाई दिग्गज इस चुनाव में बुरी तरह हार गए। और तो और उत्तराखंड का चाणक्य समझ बैठे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के वार्ड से भी भाजपा अधिकृत प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। देहरादून जनपद की जिला पंचायत सीटों पर भी भाजपा को कांग्रेस से मुंह की खानी पड़ी है। दून में कांग्रेस को 12 जबकि भाजपा को 7 सीटों पर सीमित होना पड़ा है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा की सीट पर भी भाजपा को करारी शिकस्त मिली है। यहां 6 में से 4 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की बुरी तरह हार हुई है। नैनीताल में भी बीजेपी ने 27 में से 23 समर्थित उम्मीदवार घोषित किए थे, लेकिन महज 8 प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य बन पाए। बाजपुर की 5 में से 4 सीट भाजपा हार गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के गढ़ में भी कांग्रेस ने एंट्री मार ली है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह की विधानसभा में भी कांग्रेस प्रत्याशी अधिक मात्रा में जीते हैं। हालांकि कई सीट पर भाजपा के बागी भी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए, लेकिन इसको पार्टी की जीत नहीं माना जा सकता। इस चुनाव में कई दल बदल करने वाले प्रत्याशी भी हाशिए पर चले गए। जनता ने ऐसे प्रत्याशियों को भी बुरी तरह नकारा है। इसका सबसे बड़ा सबूत बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी है, जो विधायक रहते हुए कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए। उसके बाद उपचुनाव में भी हार गए और अब उनकी पत्नी, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, वो भी चुनाव हार गई। ऐसे में 2027 में पार्टी उनको मौका देगी, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब दल बदल करके सबसे ज्यादा नुकसान राजेंद्र भंडारी को ही हुआ है। केदारनाथ से भाजपा के जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी ने तो पूरी भाजपा की पोल ही खोल कर रख दी। उन्होंने खुद ही अपनी एक पोस्ट के जरिए ये इतिहास लिख मारा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि केदारनाथ विधानसभा से बीजेपी अधिकृत एक भी जिला पंचायत सदस्य जीता नहीं। आप समझ सकते हैं किसकी कमी है और खामियां या किसको भुगतना पड़ा है। बाबा केदार जी केदारनाथ विधानसभा में इसका असर 2027 में न डालें। मतलब सीधा इशारा केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल पर ही दिखाई दे रहा है। वैसे इस पोस्ट ने कई और सवालों को भी जन्म दे दिया है। 358 में से 320 सीटों पर चुनाव लड़ी भाजपा मात्र 114 के आसपास सीटें ही जीत पाई। अब भले ही भाजपा अपने बागियों को अपनों में गिनकर अपनी सूची लंबी करके इतरा ले, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में उसका सक्सेस रेट 35% से भी नीचे आ पहुंचा है। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के नतीजे घोर आत्ममंथन की ओर इशारा कर रहे हैं। वैसे तो परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करने वाला भी उत्तीर्ण होता है, लेकिन जहां जहां डबल इंजन की सरकार और विकास के बड़े बड़े दावे हों और फिर भी पासिंग मार्क्स ही मिले, तो भविष्य की परीक्षाएं कठिन चुनौतियां लेकर आती है। कहीं ना कहीं ये नतीजे भाजपा के लिए खतरे की गति तो है ही। चुनावी नतीजे के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में भाजपा के खिलाफ अब एक माहौल बनने लगा है, जिससे कांग्रेस गदगद है। आने वाले वक्त में भले भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुखों के चुनाव में कांग्रेस से बढ़त बना ले और दिल्ली की आंखों में धूल भरा आंकड़ा पेश कर दे, लेकिन जनता के टेस्ट में भाजपा फिलहाल फेल साबित हो चुकी है। इसके बावजूद भी खुद को भाजपा के खुद मुख्तियार चाणक्य मान बैठे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बात तो साबित कर ही दी है, जो आंकड़ों से परिलक्षित हो रही है कि संगठन चलाने में वो दिल्ली में बैठे आकाओं की सही पसंद साबित हुए हैं, इसमें संशय है।
इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष चुनने में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गलती हुई है, यह एहसास भी कहीं ना कहीं उनको हो ही चुका होगा। बहरहाल तीर अब कमान से निकल चुका है, जिसका खामियाजा दिल्ली की नाराजगी के तौर पर जल्द ही उत्तराखंड के सामने आ जाए तो अतिशयोक्ति होगी नहीं। चलिए चुनावी बिसात से होते हुए अब सरकारी स्कूल्स की तरफ रुख कर लेते हैं। वैसे क्या आपका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है? अगर हाँ, तो क्या उसमें कंप्यूटर लैब है, मॉडल क्लासरूम है, पीने का साफ पानी है? अगर नहीं है तो अब शिक्षा विभाग से उसकी उम्मीद न करें, क्योंकि शिक्षा विभाग के कई स्कूल्स अब अनाथ हो गए हैं और उन्हीं यतीम स्कूलों को गोद लेने के लिए सरकार ने आमंत्रित किया है कई नामी गिरामी उद्योगपतियों को। वैसे जितना मेरा ज्ञान कहता है, गोद अक्सर अनाथ हुए बच्चों को ही लिया जाता है। ऐसे में अगर ये हो रहा है तो साफ है कि शिक्षा विभाग के 500 से ज़्यादा स्कूल अब अनाथ हो चले और उनमें पढ़ने वाले बच्चे, खैर छोड़िए, अभी तक सिर्फ कुछ जगहों का निजीकरण हुआ था, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सरकारी संपत्ति को चलाने का जिम्मा दिया गया था, लेकिन अब उत्तराखंड का शिक्षा विभाग भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। अब इस प्रदेश के लगभग 500 स्कूलों को उद्योगपति गोद लेने जा रहे हैं। राज्य के दूरस्थ और संसाधन विहीन सरकारी विद्यालयों के कायाकल्प के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का उपयोग किया जाएगा। ऐसे 550 राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को उद्योगपति गोद लेंगे और उनमें आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार इस योजना के अंतर्गत जिन 550 विद्यालयों को गोद लिया जाएगा, उनमें अधिकांश स्कूल दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। इसका उद्देश्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित स्कूलों में छात्रों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उद्योगपति इन विद्यालयों में मॉडल क्लासरूम, कंप्यूटर और साइंस लैब, पुस्तकालय और आधुनिक फर्नीचर, आधुनिक शौचालय, खेल सामग्री और मैदान, सुरक्षित चार दीवार जैसी सुविधाओं से लैस करेंगे। साथ ही उनकी साल भर देखभाल भी करते रहेंगे। यहां तक तो सब ठीक है, हो सकता है इससे इन स्कूलों की स्थिति में सुधार भी हो जाए, पर सवाल उठता है कि अगर व्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है तो फिर शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? क्या ये शिक्षा मंत्री और उनके विभाग की विफलता नहीं है कि इतने साल से मंत्री रहते हुए भी स्कूलों की दशा नहीं सुधार पाए? जो विभाग विद्यालयों में मॉडल क्लासरूम, कंप्यूटर और साइंस लैब, पुस्तकालय और आधुनिक फर्नीचर, आधुनिक शौचालय, खेल सामग्री और मैदान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर विभाग कर क्या रहा है? शिक्षा के नाम पर खर्च होने वाला भारी भरकम बजट फिर कहाँ खर्च किया जाता है? सवाल उठता है, ये सब काम तो सरकार और शिक्षा विभाग का था। अब अगर उद्योगपति ये काम करेंगे तो शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग किस बात की सैलरी ले रहे हैं? और आश्चर्य तब और होता है जब अपनी नाकामयाबी का जश्न भी खुद विभाग ही मनाने बैठ जाए। सरकार इस पूरी योजना को उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर रही है, यानी नाकामी को कामयाबी की तरह बेचा जा रहा है। हालांकि इससे भी कुछ बदलेगा, ये भी संभावनाएं कम ही दिखाई देती हैं, क्योंकि जरूरी व्यवस्था तो उद्योगपति इन स्कूलों में जोड़ सकते हैं, लेकिन जब इन स्कूलों में पूरे अध्यापक ही नहीं होंगे तो फिर इन मॉडर्न क्लास का क्या होगा? यकीनन ये काम तो सरकार को ही करना है, लेकिन उसमें भी विभाग नाकाम ही दिखाई देता है। उत्तराखंड में सैकड़ों स्कूल बिना गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के शिक्षक के चल रहे हैं। फिर उन कंप्यूटर और साइंस लैब का क्या काम जब उसकी शिक्षा देने वाला ही ना हो? इससे पहले भी क्लस्टर स्कूल्स की योजना भी 2023 में शुरू हुई थी, लेकिन 2025 तक बस 20 से 30 स्कूलों में ही काम शुरू हो पाया है। बीते साल भी नामी गिरामी पब्लिक स्कूलों के मालिकों ने पर्वतीय इलाकों में अपने स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग से एक एमओयू किया था। इस एमओयू का जोर शोर से डंका पीटा गया था। इन पब्लिक स्कूलों ने पहाड़ में कितने स्कूल खोले इसका भी पता नहीं, और अब एक और एमओयू साइन हो रहा है। कुल मिलाकर जब उद्योगपतियों ने ही अनाथों के खेवनहार का बीड़ा उठाना है तो फिर मंत्री, सचिव, निदेशक, बीईओ, डीईओ की क्या जरूरत? बेकार में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। कम से कम उस पैसे को किसी और काम में लगाया जा सकता है, तो फिर ये व्यर्थ की तनख्वाह किस लिए और क्यों? उत्तराखंड में 11,375 सरकारी स्कूलों में से 2,785 स्कूल भवन जर्जर हैं। इनमें से कई स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि वहां बरसात में छत से पानी टपकता है। कई जगह टॉयलेट नहीं है, कई जगह बिजली नहीं है, कई स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे हैं। वैसे कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक छात्र के लिए 2-2 शिक्षक भी बैठे हैं। ये हाल तब है जबकि बेसिक, जूनियर और माध्यमिक शिक्षा का वार्षिक बजट 10,000 करोड़ का है। इसमें 1100 करोड़ रुपए हर साल केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिए जा रहे हैं। वहीं 200 करोड़ मिड डे मील के तहत दिए जाते हैं। हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरना बताता है कि विभाग और मंत्री के साथ पूरा तंत्र फेल साबित हुआ है।
10,000 करोड़ हर साल खर्च होने के बाद भी अगर स्कूलों की हालत नहीं सुधरती तो गलती किसकी है, शिक्षा विभाग की या छात्रों की? सरकारी स्कूल की जमीनी हकीकत ऐसी है कि राजधानी में ही स्कूल खस्ता हाल है। छत से प्लास्टर टूटकर गिर रहा है। सरकारी स्कूल प्राथमिक विद्यालय बापू नगर जाखन में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं। बारिश होते ही स्कूल की छत टपकने लगती है, जिससे छत का प्लास्टर टूटकर गिरने का खतरा बना रहता है। उन्हें सही करने से ज्यादा बेहतर और आसान तरीका लगा प्रदेश की धामी सरकार को स्कूल को गोद देना। स्कूल गोद देने के लिए अभियान को एक बड़े सरकारी इवेंट के रूप में लॉन्च किया गया, जैसे कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल की गई हो, लेकिन असल में ये नाकामी का मेकअप है और उस पर जनता के पैसों से जश्न। एक दो टूक बात जो इससे निकलती है वो है शिक्षा विभाग फेल है, मंत्री महोदय फेल हैं, सिर्फ घोषणाओं की बाजीगरी है, क्योंकि करोड़ों के बजट के बाद भी परिणाम शून्य, नील बटे सन्नाटा। वैसे सवाल स्वास्थ्य विभाग से भी पूछा जाना चाहिए, जिसके खेवनहार भी कोई और नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाल रहे धन सिंह रावत ही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लोक गायक की बहन और नानी को समय पर इलाज न मिलने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद सरकार ने खूब जांच खेला, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अब एक और खबर स्वास्थ्य विभाग और उनके मंत्री के कामकाज की पोल खोलती दिखाई दे रही है। एक फौजी पिता का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसका दर्द झलक रहा है। वो कहते हैं, मैं देश की सरहद पर खड़ा हूं, लेकिन अपने ही घर के चिराग को सिस्टम की बेरुखी से बचा नहीं पाया। ये दर्द है उस सैनिक का जिसने अपने 1.5 साल के बेटे को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि एक अस्पताल से दूसरे तक रेफर करते करते लचर सरकारी स्वास्थ्य तंत्र ने कीमती समय गंवा दिया। गढ़वाल, कुमाऊं के ग्वालदम, बैजनाथ, बागेश्वर, अल्मोड़ा और हल्द्वानी के अस्पतालों के डॉक्टर मासूम को नहीं बचा सके। उन्होंने हायर सेंटर भेजकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ पीछे खींच लिए। सोचिए, इतने जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चल रही होगी। 1.5 साल के बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ी तो फौजी की मां और पत्नी उसे लेकर ग्वालदम अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां इलाज नहीं मिल सका। वहां से बच्चे को लेकर वो कुमाऊं मंडल के बैजनाथ अस्पताल पहुंचे और फिर वहां से भी बागेश्वर के लिए रेफर कर दिए गए। कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाए घर वाले धरती और आसमान दोनों के भगवानों से मिन्नतें करते रहे, पर सब व्यर्थ। बागेश्वर जिला अस्पताल ने भी भर्ती बच्चे की हालत गंभीर बताते हुए बच्चे को और भी बड़े हायर सेंटर रेफर कर दिया। पता नहीं वो हायर सेंटर आया कि नहीं, पर बच्चा चला गया, उसका जिसने हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए सरहद को चुना। बात यहीं रुक जाती तो भी ठीक था। बागेश्वर में जब परिजनों ने 108 एम्बुलेंस के लिए कॉल किया तो सिर्फ आश्वासन मिला। 1 घंटा बीत गया, बच्चा तड़पता रहा और एम्बुलेंस का कोई पता नहीं। आखिरकार उन्होंने खुद डीएम को फोन कर मदद मांगी। उनके आदेश पर रात 9:30 बजे एम्बुलेंस मिली। बच्चे को अल्मोड़ा ले जाया गया, लेकिन वहां से भी हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। जब परिजन बच्चे को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेफर का खेल खत्म हो चुका था, क्योंकि शुभांशु की सांसें टूट चुकी थी। बेटे के अंतिम संस्कार के बाद दिनेश ने सोशल मीडिया पर एक मार्मिक वीडियो साझा किया, जिसने सबकी आंखों को नम कर दिया। और यही नमी देर से ही सही शायद मुख्यमंत्री धामी की आंखों तक भी पहुंची, जिसके बाद एक सख्ती भरा आदेश मुख्यमंत्री ने जारी किया कुमाऊं कमिश्नर के लिए कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सीएम धामी को कुछ ऐसी ही सख्ती कई और लोगों के लिए भी दिखानी होगी ताकि ये पुनरावृत्ति न हो सके। पर सवाल धामी जी ये भी है कि क्या विभागीय मंत्री और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को मानेंगे? जो विभाग एक एम्बुलेंस तक समय पर नहीं दे पाया हो, उससे जान बचाने की उम्मीद करना बेईमानी है। इस घटना ने फिर साबित कर दिया है कि वास्तव में पहाड़ों के अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफरल सेंटर बनकर ही रह गए हैं। अब सवाल यह है, क्या पहाड़ सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर पहाड़ जाते नहीं, स्वीकृत योजनाएं जमीन पर उतरती नहीं और बजट खर्च भी पहाड़ी जिलों में होता ही कम है। शुभांशु वापस नहीं आएगा, लेकिन सवाल जरूर लौटेंगे हर उस माँ बाप के मन में जो आज भी पहाड़ों में सरकारी अस्पतालों के भरोसे ही जिंदा हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवा धरातल पर हो, सिर्फ दावों में नहीं, तो कमेंट बॉक्स में अपने अपने क्षेत्र की समस्या को लिखिए और अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछिए, क्योंकि सिस्टम तभी बदलेगा जब सवाल उठेंगे और आप सवाल पूछेंगे। इस हफ्ते एक फैसला कोर्ट का जरूर आया जिसने कई सवाल खड़े किए।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार क्षेत्र में चल रहे 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का ऐतिहासिक आदेश दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो तुरंत उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काट दें। साथ ही अदालत ने इस संबंध में 1 हफ्ते के अंदर मामले पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण सवाल भी उभर कर सामने आया है, जिसमें कहा गया कि अगर पहले 5 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित स्टोन क्रशर बंद कर दिए गए थे तो उन्हें दोबारा किसके आदेश पर खोला गया। इसके जवाब में कहा गया कि ये स्टोन क्रशर राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता की सलाह पर खोला गया था, जबकि कानून सचिव की सलाह इससे अलग है। ये खुलासा चौंकाने वाला है। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि खनन से रोजगार मिलता है और बालू जमा होने से खेत डूब सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैज्ञानिक और अनियंत्रित खनन गंगा की धारा को प्रभावित करता है, जिससे भूजल स्तर गिरता है, मानसून में बाढ़ की स्थिति बनती है और किसानों की फसलें नष्ट होती हैं। हाईकोर्ट की इस तीखी टिप्पणी ने पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोकसभा सदन में उठाए हुए मुद्दे को सच साबित कर दिया है। गौरतलब है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया था कि अवैध खनन और अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा खनन आने वाले समय में सिर्फ गांव के गांव उजाड़ने का काम करेगा, जिस पर जल्द और सख्त रोक लगनी बेहद जरूरी है। अवैज्ञानिक और अनियंत्रित खनन से होने वाले नुकसान को त्रिवेंद्र ने हरिद्वार से लोकसभा सदन तक उठाया था, लेकिन तब खनन सचिव ने इस बात को नकारा था कि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन चल रहा है। त्रिवेंद्र की इस क्रिया पर तीखी प्रतिक्रिया उत्तराखंड सरकार पर करके हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र के बयान पर मोहर लगा दी है। खैर, अंत में एक बात कहते हुए हम अपने साप्ताहिक शो को विराम देंगे कि पंचायत चुनाव ने जहां एक तरफ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अरमानों पर पानी फेर दिया है, तो दूसरी तरफ युवाओं ने आम जनता का भरोसा जीतने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। युवाओं की नई फौज मैदान में उतर चुकी है, जो पुरानी राजनीतिक जमात के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हालात खराब हैं, चाहे शिक्षा के हों या फिर स्वास्थ्य विभाग के। यतीम बनाकर स्कूलों को उद्योगपतियों को समर्पित करना तो यही दर्शाता है। बाकी रही बात रेफरल सेंटर की, तो ये ना पहले रुके थे, ना अब रुके हैं और ना ही आने वाले वक्त में इनके रुकने की कोई संभावना है। जो थोड़ी दिखाई भी देती है तो उसे आपकी खामोशी धुंधला कर देती है। तो उठिए और सवाल करिए सरकार से और लिख भेजिए कमेंट बॉक्स के जरिए, ताकि कुछ लोगों को तो बचाया जा सके। सवाल जब उठेंगे तभी सिस्टम बदलेगा, नहीं तो नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।